सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, कल आपने जाना श्वास वायु के आधार पर व्यंजन वर्णों का उच्चारण और उनके नाम, जिसके तहत आपने जाना कि अल्प प्राण व्यंजन वर्गों, जो 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इसमें आपने जाना कि पहला, तीसरा और 5वां वर्ण पांचों वर्गों में अल्प प्राण व्यंजन है। आज जाने अंतस्थ। अंतस्थ के य, र, ल, व, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों वर्ण अल्प प्राण व्यंजन हैं। उष्म, उसमें तालाबी श, मूर्धनी श, दंती स, पहला, दूसरा और तीसरा, ये अल्प प्राण व्यंजन हैं। ह को छोड़ करके उष्म के ये तीनों, तालाबी श, मूर्धनी श, दंती स, ये अल्प प्राण व्यंजन हैं। आगे देखें, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु तीव्र वेग से मुख से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। फिर से, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु तीव्र वेग से मुख से बाहर निकलती है, उन व्यंजनों को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ग, जैसे प्रथम वर्ग, कवर्ग, कवर्ग में दूसरा और चौथा, ख और घ। इसी प्रकार चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में दूसरे और चौथे वर्ण जो है महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। प्यारे बच्चों, आप स्वयं ही इसका उच्चारण करके इसकी सत्यता को प्रमाणित कर लें। उसके बाद उष्म, उष्म का ह, यह व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। तो बच्चों, आपने स्पर्श के आधार पर और श्वास वायु के आधार पर ये जाना कि व्यंजन वर्णों को किस तरह से विभाजित करके किसको किस तरह से उच्चारित किया जाता है और उन्हें
किस नाम से जाना जाता है। अब वर्णमाला की कुछ शेष वर्ण संयुक्ताक्षर संयुक्ताक्षर आपकी वर्णमाला के अंतर्गत कुछ ऐसे वर्ण हैं जो दो वर्णों के संयुक्त होने से निर्मित होते हैं, बनते हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों के संयुक्त होने से बनते हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब आप देखें कि किन किन वर्णों के संयुक्त होने से ये निर्मित हुए हैं। क प्लस मूर्धनी स, छ अब क्षमा, क्षत्रिय, इस प्रकार इसका प्रयोग होता है। दूसरा है त्र, त प्लस र, त्र। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिभुवन, त्रिलोक आगे ज्ञान, ज प्लस यम बराबर ज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी और चौथा है स्र, तालाबी श प्लस र बराबर स्र। जैसे श्रम, श्रमिक इस संदर्भ में आगे देखते हैं बेटे। अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह ये न स्वर हैं और न व्यंजन हैं, किंतु साहित्य में इनका काफ़ी योगदान है, भाषा में इनका काफ़ी योगदान है। ये आयोगवाह
3 प्रकार के होते हैं। ये आयोग वा 3 प्रकार के होते हैं। इन्हें प्रथम को कहते हैं अनुस्वार, दूसरे को कहते हैं अनुनासिक, और तीसरे को कहते हैं विसर्ग। विसर्ग अब आपने इसको भाषा के माध्यम से अंक की मात्रा के रूप में पढ़ा होगा, इसको चंद्र बिंदु के रूप में पढ़ा है और इसको अह के रूप में पढ़ा, लेकिन वास्तविक रूप से ये न स्वर हैं और न व्यंजन हैं, बल्कि अयोगवाह हैं और इनके नाम क्रमशः जिसे आप अंक की मात्रा पढ़ते थे वह अनुस्वार है, जिसे आप चंद्रबिंदु पढ़ते थे वह अनुनासिक है और जिसे आप विसर्ग पढ़ते हैं वो विसर्ग है। अब अनुस्वार जिसके प्रयोग में श्वास वायु सिर्फ नाक से निकलती है और इसे शब्द में एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। फिर से, जिसके उच्चारण में श्वास वायु सिर्फ नाक से निकलती है और लिखते समय जिसे शब्द पर एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे 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 कंस, हंस, वंश आगे बेटे अनुनासिक, जिसके उच्चारण में श्वास वायु नाक एवं मुख दोनों से निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं तथा उसको एक अर्धचंद्र के ऊपर बिंदु लगा करके शब्द पर अंकित किया जाता है, इसलिए उसे अनुनासिक कहते हैं। फिर से, जिसके उच्चारण में श्वास वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है तथा शब्द के ऊपर अर्धचंद्र पर एक बिंदु अंकित करके दर्शाया जाता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे जैसे हंसना, आँख, विसर्ग। आगे विसर्ग जिनको शब्द के अंत में दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है, उन्हें विसर्ग कहते हैं। फिर से, जिन्हें शब्द के अंत में दो बिंदुओं के रूप में दर्शाया जाता है, उसे विसर्ग कहते हैं।
जैसे जैसे पुनः क्रमशः आदि। धन्यवाद बच्चों, आप इसे देखते रहें, पढ़ते रहें, नोट्स वगैरह अवश्य तैयार करें। क्यों कि विद्यालय जब खुलेगा तो सबसे पहले आपके नोट्स ही देखे जाएंगे। आप पूर्ण रूप से वर्ण विभाग वर्ण विचार को जान लिया। कल से आरंभ होगा शब्द विभाग।